डोनाल्ड ट्रंप इज द बिगेस्ट क्लाउन, क्योंकि ये चीज हमें लगता है क्योंकि हम इंडिया के अंदर बैठ के उस आदमी को एक तीसरे लेंस से देख रहे हैं। जिन चीजों की वजह से हम उस आदमी को क्लाउन मानते हैं ना, हमें उस चीज की कोई भी बैक स्टोरी नहीं पता है। और ये वीडियो आपको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस चीज से आपको ये चीज समझ आएगी कि आपको अपने नेताओं से क्या चीजें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और तुम्हें ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें पता चल सके कि ट्रंप कैसे काम कर रहा है और तुम अपने नेताओं से कैसे काम करवा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है जो 2 रुपए के लिए ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर देते हैं। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पीएम मोदी से अच्छा लीडर ट्रंप है, लेकिन अगर एक ग्लोबल लेवल से देखा जाए ना तो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रखी है। और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज्यादा मूड स्विंग होते हैं, कभी वो अपनी बात से मुकर जाता है, कभी उस बात को मान लेता है। कि जैसे उन्होंने अपने अभी चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए और जिस चीज को देखते हुए चाइना ने फिर से टैरिफ लगा दिया, फिर से अमेरिका ने लगाया, फिर से चाइना ने, फिर अमेरिका ने, और फिर दोनों ने ही घटा दिया। और फिर इंडिया को ये बात बोल दी कि भाई हम तुम्हारे ऊपर इसलिए टैरिफ लगा रहे क्योंकि तुम रशिया से तेल खरीद रहे हो। बल्कि अगर देखा जाए तो हमसे ज्यादा सामान रशिया से ये लोग खरीद रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ट्रंप की बहुत ज्यादा बेइज्जती की जाती है। लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ी बहुत चीजों को रिसर्च किया ना और मैंने उन चीजों के बारे में जाना तो मुझे ट्रंप का मास्टर प्लान समझ में आया। जब ट्रंप यूएस के अंदर चुन के आया था ना तो उसकी एक सबसे बड़ी पॉलिसी थी जिसका नाम था मागा, और जिसकी फुल थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ये जो मागा था ना, इसके अंदर ट्रंप बोलता था कि मैं हमेशा अमेरिका को सबसे पहले रखूंगा और मैं जितनी पॉलिसी बनाऊंगा वहां पर मैं अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी बनाऊंगा। और ट्रंप को ये चीज इसलिए करनी पड़ी क्योंकि यूएस सुपर पावर तो है लेकिन वो अपनी सुपर पावर की पोजीशन से बहुत जल्दी नीचे गिर सकता है। यूएसए भी कुछ चीजों के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल होकर बैठा हुआ है। वो है पहला जो है उनकी मनी, दूसरा उनके यूएस डॉलर, तीसरा उनके स्विफ्ट कोड, चौथा उनकी मिलिट्री और पांचवा जो है एड। और अगर इन पांचों चीजों में से किसी भी 3 चीज को हाईलाइट किया जाए तो वो उनकी मनी, उनकी मिलिट्री और उनके यूएस डॉलर। पहले बात कर लेते हैं पैसों के अंदर। अमेरिका के अंदर पैसों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा डे बाय डे कम होती जा रही थी और जिस चीज का सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। जिस चीज का साफ सीधा एग्जांपल ये है कि कोई भी चीज अगर मैं इंडिया के अंदर बनवाता हूँ तो वो बहुत ज्यादा सस्ती बनेगी और अमेरिका के अंदर वही चीज मेरे को बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी। तो इस चीज को देखते हुए कोई भी कंपनी अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डालती ही नहीं थी। इस चीज से वहां पे ना ही तो कोई कंपनी बन रही है, ना ही वहां पे कोई लेबर लग रही है। और फैक्ट्री की तो बात ही छोड़ दो कि जिस चीज से इनके पास पैसा बहुत ज्यादा कम हो रहा था। यूएसए और चाइना दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे और वहां की चीजों को ग्रैब कर रहे थे। और यूएस डॉलर को तोड़ने के लिए ऑलरेडी एक ब्रिक्स तो बन ही चुका है। और ये जो ब्रिक है ये कब से सोच रही कि वो अपनी एक ऐसी करेंसी डालेगी जो कि पूरे इस यूएस डॉलर को खत्म कर देगी। और इसके बाद बात आती है मिलिट्री की, तो मिलिट्री के अंदर वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं। और चौथी जो इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी वो तो इनका स्विफ्ट कोड। मान लो अगर आपको एक देश से दूसरे देश पैसा भेजना होता है तो आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी होती है, वो होती है स्विफ्ट कोड। और बहुत सारी कंट्रियां इसी चीज को रिप्लेस कर रही थी लेकिन ट्रंप ने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए उन चीजों को ज्यादा फिक्स किया जो को कर सकता था। और पांचवी इनकी सबसे बड़ी फैंटेसी थी वो थी फॉरेन एड। ट्रंप का मानना था कि भाई हमारे पास पहले ही इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम आ रही है और हम दूसरे देश के अंदर बहुत ज्यादा फंड कर रहे हैं। अमेरिका नेटो के अंदर तो पैसा डालते हैं लेकिन अमेरिका बहुत सारे देशों की जो आर्मी होती है उसको भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। अमेरिका जापान, इजराइल, फिलीपींस और भी बहुत सारे ऐसे देशों की जो आर्मी थी उसको कंट्रोल करता था। और जहाँ पे ये कुछ नहीं करते, ये इन देश को अपने सोल्जर देते या फिर ये पूछते कि भाई कोई भी फाइट हो रही है तो हमारे से सारे वेपन लेके जाओ। और जहाँ पे प्लस में वो ये बात बोलते थे कि अगर आपको हमारे कुछ ऐसे सोल्जर चाहिए जो तुम्हारे सोल्जर को ट्रेड करे या फिर उनको चीजें सिखाए तो वो भी मिल जाएंगे। और जहाँ पे जो अमेरिका था वो इस चीज में बड़ा बनना चाहता था कि हम भाई कुछ देशों को तो ऐसा संभाल भी सकते हैं और यही कंट्रोल वो सुपर पावर वर्ल्ड के अंदर चाहता भी है। और अमेरिका का जो सबसे बड़ा डर था वो था उनका पैसा, क्योंकि अगर उनके पास थोड़ा सा भी पैसा कम हो गया तो उनके पास जो है सुपर पावर है वो रातों रात चली जाएगी। और इस टाइम के ऊपर अगर देखा जाए तो अमेरिका या फिर ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो रखा है, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन काफी ठीक नहीं है। यूएसए की जो जीडीपी है वो 25 ट्रिलियन डॉलर से लेके 30 ट्रिलियन डॉलर के बीच में, और अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है ना वो 36 ट्रिलियन डॉलर। और अगर देखा जाए वहां की इतनी तो जीडीपी नहीं है जितना उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। और ये सारा का सारा जितने भी कर्जा ले रखा ना अमेरिका ने, ये सारा का सारा रिस्क और रेड लाइन के अंदर आ चुका है। एक छोटा सा मैट्रिक होता है जिसको बोलते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। अमेरिका का जो रेशियो है वो 123%। अब मैं यहाँ पे ये चीज नहीं बोल रहा कि खाली अमेरिका ने लोन ले रखा, नहीं, हर कोई कंट्री किसी ना किसी कंट्री से लोन लेके बैठी हुई है। अगर ये डेब्ट टू रेशियो अगर 60% से नीचे है तो उस कंट्री को काफी ज्यादा सेफ माना जाता है कि ये जो कंट्री है इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी है। और अगर यही परसेंटेज 60 से 90% के बीच में हो तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क माना जाता है, लेकिन फिर भी बंदा इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन अगर वही चीज 90 से 100 प्लस हो जाए तो उस चीज को बहुत ज्यादा रिस्की माना जाता है कि ये जो कंट्री है बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन अगर अमेरिका का देखा जाए तो वो 123, और अगर मैं उसी के कंपैरिजन में चाइना का बताऊं तो वो 96 है। और अगर वहीं पर कंपैरिजन करते हुए अगर मैं इंडिया का बताऊं तो वो 81 या 82 के आसपास है। लेकिन अगर इंडिया का देखा जाए तो हमने बहुत सारी कंट्री से लोन तो ले रखा है लेकिन हम जीडीपी रेशियो के अंदर आते हैं। और अगर वहीं पर देखा जाए तो आज के टाइम में अगर हम किसी से जाके थोड़ी भी
इन्वेस्टमेंट मांगे या फिर थोड़ा सा भी लोन लेना तो हमें मिल जाएगा, और यही पैसा अमेरिका को नहीं मिल सकता, तो उसे ऐसे ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है मार्केट के अंदर ये सारा का सारा पैसा छीनने के लिए। पर अमेरिका ने सारी की सारी चीजें एक बेस लेवल से शुरू की है, और जिस चीज की मैं तुम्हें सारी चीजें गिनवाता हूँ। अभी रिसेंटली तुमने सुना होगा H1B वीजा के बारे में। अभी जो वहाँ की अथॉरिटी है ना, उसने उस चीज की फीस को $1 लाख कर दिया है। अभी ये H1B वीजा होता क्या है, पहले उस चीज को थोड़ा शॉर्ट के अंदर समझ लो। मान लो मैं एक कंपनी का ओनर हूँ और मेरी जो कंपनी है वो अमेरिका के अंदर है, और मैं किसी इंडिया के बंदे को ऐसा वहाँ पे जॉब पे रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आके रहे। मैं ऐसे में क्या करूंगा, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, वहाँ पे $4000 यानी कि मैं वहाँ पे वो फीस भरूंगा और उसको वहाँ पे HB1 वीजा अलॉट करवा दूंगा। और जिस चीज को देखा जाए तो हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर वर्क वीजा ही बोलते हैं। यहाँ पे मैं वहाँ की सरकार को ये बात बोलूँ कि ये बंदा इंडिया से है और मैं इसको अमेरिका के अंदर काम देना चाहता हूँ, जिससे हमारी कंपनी ग्रो होगी और अमेरिका की जो GDP वो बढ़ेगी कहीं ना कहीं। और जहाँ पे इसी चीज की जो फीस थी वो पहले $4000 थी, अभी उसी चीज की जो फीस है वो $1 लाख कर दी गई है। और अगर जिस चीज को इंडियन रुपीस के अंदर देखा जाए तो 88 लाख रुपए के आसपास होता है। पहले अमेरिका की कोई भी कंपनी इंडिया के टैलेंट को इसलिए एक्वायर करती थी क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश जैसा कुछ इन देशों में से जो बंदे थे वो बहुत ज्यादा सस्ते पड़ते थे। लेकिन अगर आपने अभी उसी चीज की जो फीस है वो $1 लाख कर दिया, तो बाहर का जितना भी जो टैलेंट होगा वो अपनी कंट्री के अंदर रह के ही वो टैलेंट को दिखा पाएगा। जहाँ पे पहले बाहर के लोगों को जॉब मिल सकती थी, वहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बंदों को ही जॉब मिलेगी। और मुझे पता है इंडिया के ऊपर सीधा सीधा एक ऐसा अटैक है, क्योंकि इसका जो 71% पैसा था ना वो इंडिया की तरफ से ही आता था। और जहाँ पे जितने भी लोग इस H1B वीजा को लेके जा रहे हैं ना, वहाँ पे 71% जो लोग थे वो इंडियन ही थे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस फीस के बढ़ने से जो बहुत सारा टैलेंट हमारा इंडिया का है ना वो इंडिया के अंदर ही रुक जाएगा। यहाँ पे इसी चीज को देखते हुए कल को अगर हो सकता है कि बहुत सारी बेरोजगारी भी इंडिया के अंदर बढ़ जाए, बहुत ज्यादा पैसे की भी किल्लत आ जाए, और वो हो सकता है भाई खाने के भी लाले पड़ जाए। लेकिन अगर आप उसी चीज को देखते हुए चलोगे कि भाई जो अमेरिका है उसके राष्ट्रपति ने तो उनके लिए वो सारी चीजें अच्छी चुनी है ना, लेकिन वहीं पर हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो यहाँ की सरकार है इंडिया की, वो ये बात बोली कि हमें ये सवाल करना, ठीक है भैया कोई बाहर का बंदा आके यहाँ पे काम नहीं कर सकता। और जहाँ पे जो अमेरिका की गवर्नमेंट है ना वो ये बात बोली कि भाई हमने जो HB1 के ऊपर ये बहुत सारा बैरियर लगाया ना, ये इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पे 2 ओपिनियन आ रहे हैं। दोनों ओपिनियन कुछ इस तरह के थे कि जो पहला ओपिनियन था जो इंडिया की तरफ से था कि भाई जो इंडिया का टैलेंट है वो बाहर जा रखा है वो इंडिया के अंदर वापिस आ जाएगा। अमेरिका का कहना ये था कि अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल रखी थी, अब वो ठीक हो जाएगी। अभी के टाइम में जो AI है वो काफी बड़े लेवल के ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन जो ऐसी जो बहुत सारी जॉब थी, जो ऑनलाइन जॉब थी, वो बहुत ज्यादा कट ऑफ हो चुकी है। और अगर आप इसी चीज को देखते हुए दूसरे देश के लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट दोगे तो उससे अच्छा ये है कि अपने खुद के देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। और जिस चीज को देखते हुए अगर ट्रम्प को वहां से एम्प्लॉयमेंट खत्म करनी थी इंडिया की, तो उसने एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया, वो था डिपोर्ट करना। अभी कुछ टाइम पहले तुमने ये चीज सुनी होगी कि अमेरिका से 2 जहाज भर के बहुत सारे लोग आए थे, और जहाँ पे वो सारे के सारे लोग इंडिया से थे और वो इलीगली वहाँ पे घुस गए थे। और वहीं पे ट्रम्प ने क्या किया, उन सारे लोगों को पकड़वाया और उन सारे बंदों को इंडिया के अंदर वापस से डिपोर्ट करवा दिया। और जहाँ पे जो ओपोजिशन था वो ये बात बोल रहा था कि भाई हमारे मोदी जी की तो बेइज्जती हो गई, और हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही थी। हमारी जो ओपोजिशन है वो ये बात बोल रही थी कि हमारे मोदी जी की बेइज्जती हो गई, हमारे वहाँ के यहाँ के लोगों को कैसे वापस ट्रेन से भर गया, फिर प्लेन से कैसे वापस भेज दिया। इंडिया के कुछ लोग वहाँ पे इलीगली घुसे थे, वो वहाँ के रिसोर्स को छीन रहे थे, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट को छीन रहे थे, तो वो क्यों ना निकाले। आज की वीडियो में जो भी मैंने ओपिनियन दिया वो बहुत सारी चीजों को देखते हुए दिया, बहुत सारे रिसोर्स को देखते हुए दिया, बहुत सारे न्यूज को देखते हुए दिया। तो इस वीडियो में मैंने जितने ही बात की वो बहुत सारे मीडिया या फिर न्यूज, बहुत सारे रिसोर्स को देखते हुए कि ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज से थी। इस वीडियो में किसी भी कंट्री, किसी भी पर्सन, किसी की भी कोई भी बुराई नहीं की गई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाई गई थी। इसमें बस हम लोगों को खाली क्रिटिसाइज ही कर रहे थे। तो इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, या वो किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, ट्रम्प को करते हो, मोदी जी को करते हो, ओपोजिशन को, किसी को भी करते हो, तो उन्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। और भाई जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना उसको उतना शेयर कर दो। मिलते हैं नई वीडियो में।